तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की, किस तरह से हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह से बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, वो मुझे आज की क्लास में आपको बताना है। पर इसके लिए कुछ हम लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और भी करते हैं। जैसे अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 8,000 रुपीज 8,000 बैंक में 8,000 रुपए जमा कराए। बैंक में 8,000 रुपए जमा कराए, डिपॉजिट कराए। इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से जर्नलाइज करेंगे? ठीक है, तो एज यूजुअल फर्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो क्या इफेक्ट हो रहा है इसके अंदर? बैंक इफेक्ट हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है? बैंक। एक क्या इफेक्ट हो रहा है? कैश। हमने हमारे बिजनेस में बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराए, तो बैंक तो रिसीवर हो गया, बट हमारे बिजनेस से क्या गया? हमारे बिजनेस से कैश आउट हो गया, कैश चला गया। ठीक है, तो बैंक किस नेचर का काम है? बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होता है। सपोज नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैश ऑलवेज रियल अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट में वास्तविक खाता। अब बैंक पर्सनल अकाउंट है और वी नो वेरी वेल all sorry receiver always debit and giver always credit. In this case bank is receiver। बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक से पाने वाला होगा ना, रिसीवर हुआ है। और according to personal rule, personal account receiver always debit, receiver always debit। पर बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कराया है तो अपने बिजनेस से कैश आउट हो गया और अपना जो रियल अकाउंट को कहता है वो कम्स डेबिट एंड बुक गोस आउट क्रेडिट। टर्म्स इन तो कुछ है नहीं, पर गोस आउट है, और गोस आउट है और दिस क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो इसके अंदर क्या बनेगी? इसके अंदर बनेगी बैंक अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट। बीआर में और सीआर में अमाउंट सेम ही रहेगा। क्या रिप्लाई करके बताना, क्या ये आपकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई है? अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्रांजैक्शन? रिप्लाई करके बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया है? रिप्लाई में फास्ट। रिप्लाई करके बताइए क्या आपके ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी समझ में आ गया है? ओके, अब ये ट्रांजैक्शन किया है तो नेक्स्ट इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन है अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 6,000। बैंक से 6,000 रुपए निकाले। बैंक से कितने रुपीज हमने निकाले हैं? रिपोर्ट करने 6,000 रुपीज। फर्स्ट वर्ड वही है, हम लोग अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे
और यहाँ पर भी अकाउंट को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट जो एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है वो बैंक है, और सेकंड जो एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है वो कैश है। बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक ऑलवेज होता है पर्सनल अकाउंट होता है, और कैश ऑलवेज रियल अकाउंट होता है। इस ट्रांजैक्शन में बैंक रिसीवर नहीं है, क्योंकि बैंक से तो हमने अमाउंट विड्रॉल किया है, बैंक से हमने क्या किया है, अमाउंट विड्रॉल किया है। विड्रॉल किया है इसका मतलब बैंक में तो हमने दिया है ना, तो हमारे बिजनेस के पास क्या आया, हमारे बिजनेस के पास कैश पिन हुआ है, तो बैंक यहाँ पे कौन है, गिवर। बैंक यहाँ पे कौन है, गिवर। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट कीपर ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए इस ट्रांजैक्शन में बैंक क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश इस बार बिजनेस के पास पिन होगा। निकाले है ना, विड्रॉल करें तो कैश पिन होगा, कैश पिन होगा, और इस डेबिट रियल अकाउंट इन व्हाट कम्स इन डेबिट। इसको हम जर्नल सेंटेंस में लिख के बनाएंगे, क्रेडिट क्या होगी, डेबिट में ट्रांजैक्शन को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सो कैश फ्रॉम हियर टू बैंक अमाउंट है 6000 एंड 6000 एंड 6000। आई थिंक यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है। आई थिंक यहाँ तक का मेथड क्लियरली आपकी समझ में आ गया है। एक ट्रांजैक्शन में जो मैं सब करता हूँ, अमाउंट withdrew from bank for personal use of rupees 2000। इस बार में क्या ट्रांजैक्शन का अमाउंट withdrew from bank of rupees 2000 for personal use। हिंदी में कहेंगे तो बैंक से निजी उपयोग के लिए 2000 रुपए निकाले। ठीक है, इस बार क्या और किस तरह से हम इस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट तो बैंक हो ही रहा है इसके अंदर, ठीक है, बट इस बार कैश इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बिजनेस के पास कैश कहाँ है, वो तो ओनर ने निकाल लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। हमारे बिजनेस के पास कुछ भी नहीं आया, ओनर बैंक गया और बिजनेस का जो अमाउंट था, बिजनेस का जो अकाउंट था, उसमें अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लिया, अपने पर्सनल पर्पस के कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लिया, तो अमाउंट तो ओनर के पास गया ना, बिजनेस के पास नहीं आया। और मैंने कहा था कि ओनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों सेपरेट पर्सन है, तो बिजनेस के पास कहाँ पैसा है, बिजनेस के पास कोई कैश नहीं आया। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था नेम ऑफ ओनर, यू कांट यूज नेम ऑफ ओनर इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बट यूज करेंगे हम, मतलब ओनर का ही नेम यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे क्या, तो कंट्रीब्यूट करता है तो हम कैपिटल यूज करते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल करता है तो हम यूज करते हैं ड्राइंग। यहाँ पे सेकंड थिंग क्या होगी, ड्राइंग इफेक्ट होगी, ड्राइंग से इफेक्ट होगी। बैंक कौन सा अकाउंट है, तो बैंक है पर्सनल अकाउंट, और ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब बैंक यहाँ पे गिवर है, रिसीवर है, बैंक गिवर है, बैंक का अमाउंट दिया है, बैंक ऑलवेज कर रहा है, गिवर ऑलवेज कर रहा है, बट ओनर रिसीवर है, ओनर जो है वो रिसीवर है, ओनर का नेम यूज नहीं करते, उसके इसके प्रोसेस कर रहे हैं ड्राइंग। यहाँ डेबिट क्या होगा, ड्राइंग हो जाएगा, यहाँ डेबिट क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट ड्राइंग हो जाएगा। फिर इसकी एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट DR2, ड्राइंग्स अकाउंट DR2, who is given, bank is given, ये एंट्री हो गया आपकी अमाउंट है 2000
₹1000। क्या डिम्पल आपको समझ में आ गया है? डिम्पल आपको ऑल थ्री ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली समझ में आ गए हैं? बताइए क्विकली रिप्लाई करके बताइए ऑल थ्री ट्रांजैक्शंस आपके समझ में आ गए हैं? जब मैंने इसका बताइए वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसके लिए मैंने 3 जो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने दिए हैं उनको मैं रेज कर रहा हूँ और मुझे प्रॉपर स्पेस मिले। ओके देखिए गुड्स सोल्ड एंड check receipt of ₹11,000 माल बेचा तथा चेक प्राप्त किया, अमाउंट है 11,000। इसको किस तरह से हम लोग जनरलाइज करेंगे, किस तरह से उसको रिपोर्ट करेंगे? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? आप पेपर कैसे क्या बता सकते हो मुझे? रॉन्ग हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से बता दूंगा, बट कॉन्फिडेंस का तो पता चले कि आप कितने परसेंट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। आई गिव यू 1 मिनट। ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। गुड सोल्ड, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? गुड्स तो यूज करते नहीं है, हम यूज करते हैं सेल्स। जब गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तो इसमें से सेल्स यूज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे रिसीव क्या हुआ है? चेक हुआ है, तो क्या हम डेबिट में सॉरी इफेक्ट हुआ है? क्या इसमें मैं कह रहा हूँ कि बैंक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे इस बात का मतलब दीजिए इस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? क्विकली रिप्लाई कीजिए इस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? हमने गुड्स सोल्ड किया है और उस अमाउंट के लिए चेक रिसीव हुआ है। I want to know in this transaction bank is affected or not affected? इस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? सिंपल, इस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया है और हमने चेक रिसीव किया है। इस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हमने गुड्स सेल किया, तो गुड्स तो इफेक्ट हुआ, सेल तो इफेक्ट हुआ। हमने चेक रिसीव किया, लेकिन उस चेक को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है? इस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। इस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो जब तक चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आई मीन जब तक चेक बिजनेस के पास ही होता है तो उसको हम बैंक के अंदर ट्रीट नहीं करते, जस्ट लाइक कैश ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? कैश। बट ये ओनली रिसीव की कंडीशन में अप्लाई होता है। पेमेंट की कंडीशन में तो पेमेंट बैंक करेगा, बैंक इफेक्ट होगा ही होगा, बट रिसीव की कंडीशन में जब चेक रिसीव करेंगे बैंक तभी इफेक्ट होगा जब हमने उस चेक को रिसीव करने के बाद बैंक में डिपॉजिट करा दिया है या कलेक्शन करने के लिए सेंड कर दिया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतना ही चेक रिसीव किया, इसका क्या है? आपने कस्टमर से चेक लेके बस रख लिया, चेक तो आपके पास ही है ना,
बैंक के साथ कोई डील की ही नहीं है आपने, बैंक तो यहाँ इफेक्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको चेक रिसीव होता है और बैंक में डिपॉजिट कराने को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको क्या अज्यूम करना है? ओके, तो जब भी, हाँ देखिए, तो जब भी हम किसी को गुड सेल करते हैं, हमारा बिजनेस किसी को गुड सेल करता है, ठीक है, और उसे चेक रिसीव करता है, तो चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये कंसीडर किया जाता है, ये माना जाता है कि वो चेक अभी भी बिजनेस के पास ही है, बैंक के साथ कोई डील नहीं हुई है, इसलिए उस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट नहीं होगा। बैंक इफेक्ट कब होगा? यहाँ पे क्या लिखा था कि गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड ऑफ दिस 11,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये लाइन मेंशन होती, तब बैंक इफेक्ट होता। और अभी यहाँ पे बैंक इफेक्ट नहीं होगा, चेक ले लिया, बैंक के पास रख लिया, बैंक के पास तो पहुंचा नहीं है। ठीक है, जब तक चेक बिजनेस के पास है तब तक वो कैश की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको कैश ही माना जाएगा। सेल्स कौन सा अकाउंट हो गया? सेल्स हो गया नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र का खाता। कौन सा हो गया? नाम मात्र का खाता। बात करूं मैं कैश की, बात करूं मैं कैश की, तो कैश यहाँ पे इन हो रहा होता है, गुड सेल कर रहे हैं, तो चेक कैश की तरह ही है, तो हमारे पास तो आया है ना, पहले उसके पास चेक था, तो चेक किसके पास आ गया? हमारे पास आ गया, तो चेक को कैश की तरह ट्रीट करने के लिए इन हुआ है, और जब इन होता है, ठीक है, चेक कैश हो गया, कैश है तो रियल अकाउंट हो गया, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, तो इन हुआ है, इसको कौन सा अकाउंट बना? इसको रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। अब रूल्स की बात हम करें, रूल्स की बात हम करें, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, समस्त खर्चों को हम डेबिट करते हैं और समस्त आय को हम क्रेडिट करते हैं। इसके सेल्स या फिर शेयर हो जाएगा, और क्योंकि केस रिसीव है, बोथ कम्स इन डेबिट, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। अब इसके मेंटे की बात करें तो सबसे पहले किसको यूज करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट एज यूजुअल कितना है? इसमें से करेंगे 11,000 रुपीस। ये कब होगा कि हम गुड सेल कर रहे हैं या कोई इनकम हमें रिसीव हो रही है एज ए चेक, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, नहीं दी गई है कि उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ऑलरेडी उसको हम कैश की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, बट अब मैं इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, और यहाँ लव एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसी में मैं लाइन लिख देता कि एंड चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, मतलब और चेक को बैंक में जमा करा दिया, इसका मतलब बैंक के पास कैश कहाँ है? ना चेक है, सॉरी, बिजनेस के पास ना चेक है और ना कैश है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो कहाँ गया? बैंक में गया, मेरे पास आया था, सेम टाइम चला भी गया, तो मेरे पास क्या है? आई मीन बिजनेस के पास कुछ भी नहीं है, जिससे किसने किया? वो बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट चला गया, हमारे बैंक में रिसीव किया, चेक तो कस्टमर का था, रिसीव किसने किया? हमारे बैंक में उसको रिसीव कर लिया है, अब हमारे पास नहीं है, उस केस में यहाँ पे कैश इफेक्ट नहीं होगा, उस केस में यहाँ बैंक इफेक्ट होगा, और जो अकाउंट है वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ कैश भी नहीं आएगा क्योंकि बैंक रिसीवर है, इसलिए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा बैंक, यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट यहाँ पे हो जाएगा बैंक। ठीक है, तो काफी सिंपल है। तो आज हमने जो क्लास ली है इसमें हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया है। कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने डिस्कस किया है? बैंक से रिलेटेड हमने कुछ ट्रांजैक्शन को यहाँ पर डिस्कस किया है। पर ध्यान रखना कि जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम
पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के केस में ऑलवेज बैंक ही इफेक्ट होगा। तो पेमेंट करेंगे तो हम चेक देंगे नहीं, हम तो चेक देंगे। और चेक देंगे तो हमारा जो बैंक है उस बैंक में जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हमने चेक दिया वहीं से जाकर पैसा दे सकता है। हम तो उसको पैसे देंगे ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है कि भैया ये चेक आप चेक लो और हमारा अमाउंट, आपका अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से निकाल लेना। तो हम कैश कहाँ दे रहे हैं, कैश हमारे बैंक से कटेगा, केवल वहां पर बैंक हो जाएगा। तो वहां पर रूल्स भी बैंक के अकॉर्डिंग ही हमें अप्लाई करने होंगे। यहाँ तक का मैटर आपके समझ में आई होप आ गया होगा। यहाँ तक का मैटर आपके समझ में आ गया होगा, एक बार अप्लाई करके बताइए। आदित्य क्लास थोड़ा सा टाइम पे लो आप, ताकि वो अच्छा आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। आज भी आप लेट हो गए हो, और आपको जब हम ये वीडियो यूट्यूब पे सेंड करते हैं तो आप उनको बार बार वॉच किया करो, देखा करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी हाँ ये सर ने वीडियो अपलोड किया है। और जितना बार बार पढ़ोगे कॉन्सेप्ट आपको उतने स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। वॉच करो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, लॉस तो है नहीं। अब वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए अपलोड करके कर दो, 1 टाइम में 2 टाइम में 3 टाइम कितनी बार कर सकते हो, अभी तो फ्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए टॉपिक आपके सामने आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हिंदी में कहते हैं वैसे बट्टा। And there are two types of discount. Discount कितने टाइप करते हैं? Two type of discount होते हैं. First is trade discount, and second is cash discount. इसको हम कहते हैं व्यापारिक छूट, और इसको हम कहेंगे नकद छूट या बट्टा। ठीक है। अब डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जिसको हर पर्सन जानता है, जब लिटरेट हो, कोई भी स्टडी स्ट्रीम हो, आई मीन कॉमर्स आर्ट्स साइंस कुछ भी हो, डिस्काउंट के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे भी डिस्काउंट जानते हैं कि हाँ कुछ कम में अमाउंट मिलेगा, कुछ कम में हमें पैसा देना होगा। एक छूट है, कैसे गुड्स कितने की है, एमआरपी तो कितने की है, और हमें कितने लेवल्स की है, कितना अमाउंट लेस हो रहा है। तो जो अमाउंट लेस होता है वो डिस्काउंट है, बट वो लेस होने का सिस्टम को टू टाइप से होता है, इसीलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ये डिस्काउंट होते क्या है मैं उनकी बात करता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट पहले आप समझ लीजिए प्रॉपर वे में। जैसे मैं बात करूँ, ये एक शोरूम है और यहाँ पे जिसका मिरर लगा हुआ है, तो बड़ा सा यहाँ तक मिरर है, आप इंसर्ट देख सकते हो। वहां से लिखा 50% या फिर ऐसे लिखा हुआ है 20% ऑफ, क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ या 20% डिस्काउंट। कहाँ लिखा मिरर पे, जो आपको दिख रहा है वो ऑलवेज कौन सा होता है, वो ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट होता है। मींस ऐसा डिस्काउंट जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ऐसा डिस्काउंट जो कस्टमर को अपने शॉप पे लाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम देते हैं, वो कौन सा होता है, ये डिस्काउंट होता है। इसका मतलब कि जो कस्टमर है वो शॉप के सामने से जा रहा है, उसको देख रहा है 20% डिस्काउंट, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो पता है कि थोड़ी सी महंगी महंगी कॉस्टिंग मिलेगी,
इस डिस्काउंट देकर हम आगे नहीं जा रहे, हम आगे इसके अंदर चले गए। क्यों? उस डिस्काउंट की वजह से। इस डिस्काउंट ने क्या किया? अट्रैक्ट किया। A discount which is provided to attract the customer, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कस्टमर को आकर्षित करने के लिए हम किया जाता है, वो कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का रिजल्ट क्या होता है? वो रिजल्ट होता है इंक्रीज इन सेल्स। इससे अपनी सेल्स बढ़ जाती है। क्यों? डिस्काउंट के लालच में, डिस्काउंट रेट में लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे शॉप पे आते हैं और गुड्स को परचेज करने के लिए, डिस्काउंट का एडवांटेज लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए वो उस चीज को परचेज कर लेते हैं। जब जब फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर होता है, उस टाइम पे ये डिस्काउंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम अमाउंट पे करना पड़े, इसलिए वन मोर थिंग, ये डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट है, आप क्रेडिट पे परचेस करके लाओगे, मतलब उधार में ले जाओगे तब भी आपको मिलेगा, आप नकद में परचेस करके लाओगे तब भी आपको मिलेगा। इन बोथ केसेस ये डिस्काउंट विल बी गिवन। दोनों ही कंडीशन में ये डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे आप नकद में या उधार में। तो फर्स्ट डिस्काउंट को हमने कर दिया, सेकंड बार का कैश डिस्काउंट। अब उस पे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक चीज थी, सपोज शूज, एक शूज है तो 5000 रुपीस की, कितने के हैं? 5000 रुपीस के हैं। आप कहीं से भी लेते हो 5000 नहीं मिलते, बट इस शोरूम के पास में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ। तो आप क्या करोगे? इसका 20% निकालोगे। 5000 का 20% कितना होता है? 1000 रुपीस। तो आपको मैंने क्या किया कि जो 5000 का शूज था उसका हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? हमें पे करना पड़ेगा ओनली 4000 रुपीस। ठीक है, अब आप क्या हुआ, आप जो काउंटर है, सब यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे पर्सन बैठा है, ठीक है, उस पर्सन के पास आप गए, भैया कितने पैसे हैं? उसने कहा कि वैसे तो कुछ 5000 का था, पर 1000 में आपको क्रेडिट डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 4000 आपको पेमेंट करना है। बट अब तो यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है कि हम एक डिस्काउंट और भी देते हैं, बट वो उसी को देते हैं, सबको नहीं। एक डिस्काउंट और भी है, वो हम उसी को देते हैं जो हमें कैश में पेमेंट कर जाता है। इसका मतलब कैश पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कैश पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, फास्ट पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक डिस्काउंट और देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? ये डिस्काउंट होते हैं। तो हमने कहा कि आप सेम टाइम पेमेंट कर रहे हो, अभी पेमेंट कर रहे हो? हाँ अभी कर रहा हूँ। ठीक है, 5% और ले लो, इसका 5%, 5% नहीं। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट में से व्यापारी भत्ते को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका हम ऑलवेज कैश डिस्काउंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो 5% में कितना होगा? इसका 200। अब आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 3800 पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे 200 डिस्काउंट है, तो कौन सा डिस्काउंट है? वो है कैश डिस्काउंट। तो सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट हम देते हैं वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। बट हमें तो फास्ट पेमेंट भी तो चाहिए। फास्ट पेमेंट करने के लिए हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट करते हैं, लालच पैदा करते हैं कि हाँ डिस्काउंट थोड़ा और मिल जाएगा, नहीं तो मैं अभी पेमेंट कर दूं। तो डिस्काउंट कौन सा होगा? कैश डिस्काउंट। ठीक है, इन दोनों डिस्काउंट का सीक्वेंस भी फिक्स है। ऑलवेज फर्स्टली ट्रेड डिस्काउंट देंगे, देन हम ऑलवेज कैश डिस्काउंट देंगे। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम पहले कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करें देन हम ट्रेड डिस्काउंट दें। ठीक है, और कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं? जो एमआरपी होगी, जो हमारे गुड्स की वैल्यू होगी, उसमें से सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, और लेस करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगा उसके ऊपर एक सर्टेन रेट से, एक फिक्स रेट से हम कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे देखना है कि इनकी एंट्री किस तरह से होगी, किस तरह से इनको हम जनरलाइज करेंगे, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो याद रखना, फर्स्ट डिस्काउंट कौन सा है? फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, मतलब भत्ते दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है कि उसको देखिए वो अट्रैक्ट हो और अपने शॉप पे आए और उसको परचेज करे।
डायरेक्टली वी कैन से कि ये सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। बट सेल्स तो उसने कर ली, हमने तो सेल तो कर दिया, पर सेल करने का फायदा क्या जब अमाउंट नहीं मिल रहा। कोई कहे हम आपको 2 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे, तो अपना जो अमाउंट है वो तो ब्लॉक हो गया ना। हम नहीं चाहते कि अपना पैसा रुके, हम क्या चाहते हैं कि ये पैसा भी अभी देके जाए। हम क्या चाहते हैं ये पैसा भी अभी देके जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसका और देते हैं, और उस डिस्काउंट का एडवांटेज उठाने के लिए उसको भी प्राप्त करने के लिए कस्टमर क्या करता है, पेमेंट कर जाता है। तो फास्ट पेमेंट या कैश पेमेंट को इफेक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम ऑलवेज कहते हैं कैश डिस्काउंट। सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट पे ऑलवेज प्ले डिस्काउंट होगा और सेकंड पे ऑलवेज कैश डिस्काउंट होगा। प्ले डिस्काउंट ऑलवेज एमआरपी पे या जो उसकी वैल्यू उस पे दिया जाता है, बट कैश डिस्काउंट एमआरपी में से प्ले डिस्काउंट लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पे दिया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है? डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? वेरी गुड। तो हम कल की क्लास में इस डिस्काउंट को किस तरह से हम जनरलाइज करेंगे, आई मीन डिस्काउंट को किस तरह से हम एंट्रीज करेंगे, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर वापस से वॉच करना है, देखना है, इसको समझना है, ठीक है? क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।